राजू स्कूल से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे किसी कुत्ते के बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो एक नन्हा सा प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला गड्ढे में गिरा था और मदद के लिए रो रहा था। बस फिर क्या था, राजू को दया आ गई और उसने गड्ढे में से उस कुत्ते के पिल्ले को निकाल लिया और अपने साथ घर ले गया। उसने रास्ते में उसका नामकरण शेरा नाम देकर कर दिया। घर के पिछवाड़े पिल्ले को छुपा कर रख दिया। इतने में उसकी सौतेली माँ निशा का कर्कश स्वर सुनाई दिया। कहाँ गया रे नालायक, घर के पिछवाड़े क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, आम के पेड़ को देख रहा था। आम पक जाएंगे तो आपको खिलाऊंगा। आम के बच्चे, घर का काम छोड़कर आम के पीछे पड़ गया। चल झूठे बर्तन साफ कर, सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धोना है। नालायक कोई काम ठीक से नहीं करता। माँ बहुत भूख लगी है, पहले खाना तो दे दो। सवेरे खाकर गया था ना, फिर से भूख लग गई। नालायक कहीं का, जा मेरी थाली में जो बचा कुछ आए खा ले। इसके बाद बर्तन, घर की सफाई और कपड़े की धुलाई करनी है, वरना तेरी धुलाई हो जाएगी। राजू के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसकी माँ के देहांत के बाद जब से सौतेली माँ निशा आई, तब से राजू पर हर तरह के जुल्म होते रहे। वो मासूम मजबूर बच्चा सब कुछ सहन करता रहा। उसने जाकर थाली को देखा तो उसमें रोटी का टुकड़ा, फैले हुए चावल दाल पड़े थे। उसके पेट की आग ने उसे स्वीकार कर लिया और वो खाने लगा। उसे अचानक ख्याल आया कि पिछवाड़े छुपाया हुआ पिल्ला भी भूखा पड़ा है। राजू का पेट भरा नहीं था, फिर भी उसने कुछ खाना बचा लिया और भूख की पूर्ति उसने मन को समझाकर पानी पीकर कर ली। उसने पिल्ले के सामने खाना डाल दिया और पिल्ला खाने लगा। उसे खाता देख राजू अपने भूख के दर्द को भूल गया। उसे खिलाकर वो घर में आ गया। राजू बर्तन साफ करने लगा। उसे अपनी भूख का इलाज करना था, इसलिए उसने बर्तन के अंदर बचे हुए कुछ चावल निकाले और खाने लगा। उसी समय शेरा दरवाजे के बाहर आ गया। निशा शेरा को देखकर चिल्लाने लगी, ये पिल्ला कहाँ से आ गया? नालायक राजू, कहीं तेरी करतूत तो नहीं? भगा इसको यहाँ से। राजू जैसे ही पास गया, शेरा अपनेपन से पूंछ हिलाने लगा। राजू ने न चाहकर भी उसे वहाँ से उठाकर घर के पिछवाड़े छोड़ दिया। उसने शेरा को समझाया, शेरा मेरे भाई, यहीं रहना, माँ के सामने मत आना, वरना ये राजू पिट जाएगा और तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। शेरा वहाँ बैठ गया, लेकिन राजू की बातों को वो नहीं समझ पाया। वो बस इतना जानता था कि राजू उसका मालिक और पालनहार है। राजू छुप छुप कर शेरा का ध्यान रखता था और उससे मिलता रहता था। ये बात कितने दिनों तक छुपती? निशा के शातिर दिमाग ने सब कुछ जान लिया। एक दिन राजू जब शेरा को खाना खिला रहा था, उसी समय उसकी सौतेली माँ निशा वहाँ प्रकट हो गई। इसके बाद उन्होंने राजू की खूब खबर ली और डांट मारकर रात का खाना न देने की सजा दे दी। नालायक, मेरा खाना चोरी कर करके कुत्ते को खिला रहा है। मुझसे छिपाकर न जाने क्या क्या करता होगा। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा, इसके बाद ही तेरा दिमाग ठिकाने लगेगा। छोटा शेरा अपने मालिक राजू पर होता जुल्म देखकर सहम गया। उसने बचा हुआ खाना नहीं खाया और मजबूर राजू को देखता रहा। रात हो गई। निशा ने खाना खा लिया, लेकिन राजू को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। नन्हे राजू का भूख से बुरा हाल था। शेरा भी दूर बैठकर अपनी और अपने मालिक की बेबसी पर आंसू बहा रहा था। आधी रात बीत गई। राजू को भूख से नींद नहीं आ रही थी। उसी समय उसने देखा शेरा अपने मुंह में एक पोटली लेकर आ गया और सामने रख दी। राजू ने जब पोटली खोली तो उसमें खाने का सामान था। उसने मन ही मन शेरा को धन्यवाद दिया। उसने पहले शेरा की तरफ खाना बढ़ाया तो शेरा ने नहीं खाया। जब राजू ने खाना मुंह को लगाया तब शेरा खाना खाने लगा। एक बेजुबान का ऐसा प्रेम देखकर राजू की आंखें भर आईं। कुछ वर्ष बीत गए। शेरा अब बड़ा हो गया था। वो राजू के साथ घर के पास तो नहीं रहता था, लेकिन बाहर दोनों एक सच्चे दोस्त की भांति रहते थे। राजू के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, रुपए पैसे नहीं रहते थे। वो दूसरे बच्चों को खुशहाली में देखकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाता था। सौतेली माँ के जुल्म के कारण हमेशा पछताता था। एक दिन वो निराश होकर नदी किनारे बैठा था। शेरा भी उसके पास बैठा था।
अचानक शेरा उठा और दौड़कर कूदने की कलाकारी दिखाने लगा। उसने राजू को खड़े होने के लिए प्रेरित किया। राजू अपने दोनों हाथ मिलाकर गोल बनाकर खड़ा हो गया तो शेरा दौड़कर आया और उसमें से दूसरी तरफ कूद गया। शेरा दौड़कर आया और राजू के सर के ऊपर से कूद गया। शेरा की ऐसी कलाकारी देख राजू के दिमाग में एक विचार आ गया। उसने शेरा के साथ मिलकर करतब दिखाने की योजना बनाई ताकि कुछ कमाई हो सके। राजू की योजना सफल हो गई। राजू और शेरा करतब दिखाने लगे। बच्चे और जवान उनके करतब को देखकर खुश होकर इनाम देने लगे। इस तरह कुछ ही देर में राजू की अच्छी कमाई होने लगी। उसने अपने और शेरा के लिए खाने की वस्तुएं ली। अपना हुलिया सही करने के लिए कुछ कपड़े भी लिए। निशा को जब इस बारे में पता चला तो उसने डंडा उठा लिया, लेकिन ये क्या, शेरा ने दौड़कर निशा के हाथ से डंडा छीन लिया और राजू की सुरक्षा के लिए तनकर खड़ा हो गया। निशा डरकर पीछे हट गई। अरे नालायक, मुझे इस कुत्ते से बचा, काट ले गए मुझे। रोक इसे, क्या कर रहा है? माँ, ये कह रहा है कि राजू को मारोगी तो मैं बड़ी जोर से काट लूंगा। नहीं मारूंगी, काटना मत। राजू, इसे ले जाए यहाँ से, मुझे डर लगता है। मैं कुत्ता पकड़ने वालों से इसे पकड़वाऊंगी। नहीं। राजू समझ गया कि अब शेरा की कृपा से उस पर से जुल्म का साया हट जाएगा। रात को निशा अपने कमरे में सोई हुई थी कि अचानक उसी समय उसकी आँख खुली तो डर के मारे जोर जोर से कांपने लगी। उसके ठीक ऊपर एक नाग लटका हुआ था। वो गिरता तो निशा को निश्चय ही डस लेता। निशा के मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। शेरा ने लटके हुए सांप को देख लिया। दरवाजा अंदर से बंद था। शेरा दौड़कर राजू के पास गया। राजू ने बड़ी चतुराई से दरवाजे की अंदर से सिटकनी खोल दी। चल शेरा, अब दिखा दे अपना कमाल। इस सांप से माँ की रक्षा कर, सांप को यहाँ से दूर फेंक दे। शेरा अंदर आया और जोर से कूदकर उसने सांप को मुंह से पकड़कर दूर फेंक दिया। सांप डरकर भाग गया। निशा की जान में जान आई। राजू और शेरा के इस अद्भुत कार्य से वो बहुत प्रभावित हुई। वाह रे राजू बेटा और शेरा, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई। राजू मेरे बच्चे, मैंने तुझ पर बड़े जुल्म किए, लेकिन तूने कभी विरोध नहीं किया। आज तूने बहुत बड़ा काम किया रे। तू मेरा सच्चा बेटा है। शेरा को पालकर तूने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगी। तुम दोनों मेरे सगी औलाद से बढ़कर हो। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठर अपनी पीठ पर इधर से उधर ले जाया करता। धोबी कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस कभी टाइम मिले तो चढ़ने के लिए खुला छोड़ देता। वहां आसपास में कोई चारागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो चला था। एक दिन उस गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने उससे पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया, अब क्या बताऊं सियार भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर खूब काम करवा लेता और खाने को कुछ नहीं देता। टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। सियार बोला, बस इतनी सी बात, तो समझो आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। बस वहाँ से हर रात घुसकर चख कर आता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। अरे तुम भी मेरे साथ आया करो। ये सुनते ही गधे ने हाँ कह दिया। फिर बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। सियार ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है।
अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि कुछ ढेंचू राग गाऊं। सियार ने तुरंत चेतावनी दी। ना 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 ना, ऐसा ना करना गधे भाई, गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं, मुसीबत को नेवता मत दो। गधा बोला, अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो। सियार ने हाथ जोड़े। देखो, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपनी बेसुरे आवाज की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधा सियार की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा। तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वो तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। सियार बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह बंद रखो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा। अरे मूर्ख सियार, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। सियार वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधा उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर गाना गाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लट्ठ लेकर दौड़े जिधर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। रुको, अभी मजा चखाता हूँ इसे। बस फिर क्या था, चौकीदार ने डंडे से गधे को पीटना शुरू किया। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा होकर गिर पड़ा। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर कोई हमारा मित्र हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए।